So today our first lecture is about introduction to Python. Okay, and I am considering you as a complete beginner. I am considering you like you don't have any knowledge about coding or anything. So we are going to start as a complete beginner, and at the end of this internship, you will be a full-fledged developer, Python developer plus a data analyst. Okay, so what is Python? Python is a high-level interpreted general-purpose programming language. Okay, it is a definition written it. But what is the meaning behind this definition? High-level means that language which human can interact. जो हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. लैंग्वेज अलग अलग तरह की होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज हो गई, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, और एक होती है अपनी जो जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी बोल रहे हैं. तो ये सब क्या हो गया, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती हैं. जो ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है उन सभी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. अब उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को समझाना, यही सारा प्रोसेस अपन इसमें देखने वाले हैं. तो अपन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देंगे पाइथन को, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लर्निंग में, जो हम आगे देखेंगे. तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब एक वो लैंग्वेज जिसमें अपन ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसी लैंग्वेज में पाइथन को लिखा जाता है. इंटरप्रेटेड बेसिकली मीन्स आप ट्रांसलेशन करते हो ना किसी चीज का, तो वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन करना या सारा एक साथ करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ऐसे दिया कि इस टॉपिक पे ये ऐसे था, अब आप इसको इंग्लिश से कन्वर्ट करके जर्मनी में कर दो. अब उसमें क्या होगा, एक बंदा उसको पूरे को पढ़ेगा, पहले उसका मीनिंग ढूंढेगा और उसको फिर बाद में एक साथ ट्रांसलेट कर देगा. उसको बोलते हैं कंपाइलेशन. लेकिन इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि लाइन बाय लाइन, यानी एक सेंटेंस पहले पढ़ेगा, उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन लिखेगा, फिर अगला सेंटेंस पढ़ेगा, फिर दूसरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन लिखेगा. यानी कि लाइन बाय लाइन वो उसको अपनी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो इंग्लिश में अपन उसको लिखेंगे या मैथ्स में जो रिप्रेजेंटेशन देंगे, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. ना कि एक ही टाइम पे सारे को करने के बजाय वो लाइन बाय लाइन करेगा. तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. तो क्या दो चीजें समझ में आई अभी हमारे, एक तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड है. अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब हर वो पर्पस जिसको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुलफिल कर सकती है. पाइथन के ना बहुत वाइड स्कोप है इसका. अगर आप देखो तो डेटा एनालिटिक्स में यूज होगी, एआई में यूज होती है, मशीन लर्निंग में यूज होती है, इम्पल्स इवन सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन यूज कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में आप पाइथन यूज कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट में आप पाइथन यूज कर सकते हो. पाइथन के ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं. तो एक जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो. अब इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था गुडियो वेन रोसम ने, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी. एम्फोसाइजेस कोड रीडेबिलिटी यूजिंग आइडेंटेशन. आइडेंटेशन का मीनिंग मैं आपको अभी जब कोड लिख के दिखाऊंगा ना, तो उसमें आपको समझाऊंगा. आइडेंटेशन बस अभी इतना समझ लो आप कि ये आइडेंटेशन होता है कि उसको स्कोप डिफाइन करना, यानी कि उसकी लिमिटेशन बताना, उसको बताना कि तुम्हें इधर से स्टार्ट करना है, इधर खत्म करना है. तो आइडेंटेशन अभी ऐसे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब कोड लिखेंगे तो ये आइडेंटेशन वर्ड जो है ना, ये आपको बार बार आएगा. आइडेंटेशन के एरर्स भी आएंगे, आइडेंटेशन का स्कोप भी आपको पता लगेगा. तो इसको आइडेंटेशन को अभी अपन थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज. पाइथन को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के जैसे इनके सबके खुद के सब्सक्रिप्शंस होते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह. गूगल का क्रोम है. लेकिन पाइथन एक कम्युनिटी वाली जो आ जाती है, मतलब जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उससे कुछ भी यूज कर सकता है. तो ये कोई इससे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कर रही है या कोई इसको सेल नहीं कर रहा है. ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है टू एवरीवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, पाइथन इसका क्योंकि एक स्नेक का नेम है, इसलिए इसका पाइथन नाम नहीं पड़ा था. उस वक्त जब इन्होंने डेवलप किया था, जो अपने वीडियो थे, तो इन्होंने बोला था, इनका ना एक फेवरेट शो था मोंटे पाइथन फ्लाइंग सर्कस, इन्होंने उसके नाम पे उसको नाम रख दिया था. तो ये था इसके पाइथन की बेसिकली हिस्ट्री, कि पाइथन आखिर क्या है, कब इसको बनाया गया, क्यों बनाया गया. कुछ बेसिक चीजें जैसे कि हाई लेवल इंटरप्रेटेड जो है, ये आपको आगे समझ में आएंगी. तो ये बेसिकली पाइथन का ओवरव्यू था. अब हमें पाइथन क्यों सीखनी है, ठीक है. एक तो पाइथन का सिंटेक्स जो है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो सी या सी प्लस प्लस में, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कि आप मान लो ग्रामेटिकल रूल्स है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, कि ये लिखना है, ये करना है, आपको इज एंड द यहाँ पे लगाना है, पास्ट टेंस देखना है, फ्यूचर टेंस देखना है. इसी तरह से ना दूसरी जितनी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है, उनके अंदर बेस
हर एक का एक अपना खुद का ग्रामर लिखा हुआ है, मतलब आपको ब्रैकेट लगाना है, अगर आपने एक भी ब्रैकेट मिस किया ना, 200 लाइंस का कोड है, तो आप पे एरर रह जाएगा, फिर आपको पूरी उनमें ढूंढना पड़ता है यार कहाँ पे मैंने मिस कर दिया, ठीक। या फिर आपने इवन सेमी कोलन लगा दिया, सेमी कोलन जो है जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप किसी लाइन का एंडिंग मार्क करता है, उसी तरह से बाकी लैंग्वेजेस में सेमीकोलन उस लाइन की एंडिंग मार्क करता है, उस प्रोग्रामिंग लाइन की जो अपन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे फुल स्टॉप लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा खेल आइडेंटेशन का होता है। तो यानी कि अगर आपको आइडेंटेशन पता है ना, तो आपको बाकी ग्रामर की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसका सिंपलेस्ट सिंटेक्स है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल डोमेन्स। ये एक मतलब ऑलराउंडर समझ लो क्रिकेट के ग्राउंड की तरह, जैसे कि जिसको बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है, ठीक है। हर चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर जावा की बात करो, जावा आप एंटरप्राइज वाली साइड में यूज कर सकते हो, यानी कि ऐप बनाने के लिए या कुछ फंक्शनैलिटीज बनाने के लिए किसी कंपनी की, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जावा पे डेवलप होती है, तो वो मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो ज्यादातर जावा पे बना देते हैं अपन, जो कि आम यूजर जिनको यूज करता है। इसी तरह से सी या सी प्लस प्लस आपकी जो ये क्या कहते हैं, लैपटॉप के अंदर ये जो बायोस वगैरह या जितना भी काम होता है वो सब सी लैंग्वेज का होता है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, आप इसको कहीं भी यूज करो। सी को आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, उसके कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, सिमिलर जावा के साथ होता है। लेकिन पाइथन इतना वाइड है क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया इसका सिंपलेस्ट सिंटेक्स है, ऊपर से इसके अंदर प्री बिल्ट बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने बना के डाल रखी हैं, कि आप बस इनको उठाओ और यूज करो, आपको इसमें कुछ ज्यादा कोड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल फंक्शंस यूज करते हैं, जो फंक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पाइथन को हम किस किस डोमेन में यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस एनालिटिक्स जो कि हम करने वाले हैं पाइथन सीखने के बाद इसी कोर्स में, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, फ्लास्क, डीजेंगो। फ्लास्क क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा HTML CSS, ये सब फ्रंट एंड के काम आते हैं। इसी तरीके से अगर पाइथन यूज कर रहे हो ना आप, तो फ्लास्क यूज कर सकते हो उसके साथ। डीजेंगो बैकएंड के लिए काम आता है, बैकएंड यानी कि आपके जो बैकग्राउंड में सब कुछ होता है जो क्लाइंट को नहीं दिखाई देता। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, ये मतलब जैसे कि चैटबॉट वगैरह बनाना, ये सब जो होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल चैटबॉट थे, नॉट द चैटबॉट ऑफ लाइक चैट जीपीटी, ओके। तो जो अपने जो पुराने चैटबॉट बनते थे जहां उनका फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता था, वो सब अपन पाइथन के थ्रू लिखते थे। साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, IoT एक्सेट्रा, इनमें बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथन का। साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो मतलब बेहिसाब यूज होता है। आपको कुछ भी करना है, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, या फिर क्या कहते हैं कोई जैसे कि जितनी ये हैकिंग वगैरह भी होती है उनकी सबकी खुद की एक स्क्रिप्ट होती है जो लिनक्स में लिखी जाती है या पाइथन में। अब इसका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है थ्रू आउट द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जितने डेवलपर्स होते हैं ना, इसको दिन ब दिन इसको इम्प्रूव करते जाते हैं, इसके अंदर नई नई फंक्शनैलिटी ऐड करे जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है ना, तो विंडोज क्या है, उसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही मॉडिफाई कर सकता है, उसमें जो फंक्शनैलिटीज नहीं डाल सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट डाल सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट के पास आप मान लो 20 to 30,000 की टीम भी होगी, है ना, पूरे में ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, इतने के भी हुई तो, लेकिन वो लिमिटेड हो गए ना। तो जितने नंबर उनके माइंड्स भी लिमिटेड हो गए, माइंड्स लिमिटेड हो गए यानी थिंकिंग लिमिटेड हो गई, यानी कि उसको और वाइडर स्केल पे हो सकता है कि इनोवेट ना कर पाए। लेकिन क्योंकि पाइथन फ्रीली अवेलेबल है और एक ओपन सोर्स है, तो जितने दुनिया में जितनी आबादी है, मान लो 6 बिलियन 7 बिलियन, उनमें से अगर 2 बिलियन भी यूज कर रहे हैं ना, या 1 बिलियन भी यूज कर रहे हैं, तो सोचो कितने लोग एक साथ उसको काम कर रहे होंगे, यानी किसी ना किसी के दिमाग में तो कोई ना कोई चीज आएगी कि हाँ ठीक है ये ऐड करके देखते हैं। तो लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट से क्या होता है, इसमें एक तो चीजें इंप्रूव होती हैं, दूसरा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करने के लिए ढेरों लोग बैठे हैं, ठीक है। तो इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इसका बेस बहुत ज्यादा है, फ्री एंड ओपन सोर्स, जो कि मैं आपको बता रहा था, एनीवन कैन डाउनलोड इट एंड एनीवन कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। की फीचर्स क्या है पाइथन के, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी कि नो नीड टू कंपाइल। ये कंपाइल वर्ड मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बोला था, कंपाइल का मतलब सारा जितना ऐसे आपने लिखा, यानी जितना आपने प्रोग्राम लिखा, जितना कोड लिखा, उसको एक ही साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मैं मशीन लैंग्वेज बोले जा रहा हूँ बार बार। आप अपने रूम का स्विच ऑन करते हो ना, तो उसके पे ना दो ही चीज होती है, 0 and 1, यानी कि आप उसको 0 करोगे वो ऑफ हो जाता है, 1 करोगे तो वो ऑन हो जाता है। पूरी मशीन लैंग्वेज 0 and 1 का ही कॉम्बिनेशन है।
एवरीथिंग कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू 0-1 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसमें आप नंबर्स को भी ट्रांसलेट कर सकते हो 0-1 के कॉम्बिनेशन में, और क्या कहते हैं अल्फाबेट्स को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि 1 को ट्रांसलेट करना है तो उसका मतलब, अभी मैं आपको इधर नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन उसको बोलते हैं कि अपन उसका कन्वर्जन कर रहे हैं टू फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो वो मशीन अपने आप कन्वर्ट करती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। एवरीथिंग इज प्री बिल्ट, आपको बस इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई देखो पाइथन ऐसी बात है, मेरे को ये काम करवाना है, मेरे को 1+1 करना है, आप उसे करके दो। वो बैकग्राउंड में जाएगा, वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, आपका पी भी कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज में, आई भी कन्वर्ट हो जाएगा, 1 भी कन्वर्ट हो जाएगा, सब चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तब आपकी मशीन को समझ आएगा ठीक है, जो यूजर है मेरे से बोल रहा है कि मेरे को 1+1 करना है। तब फिर मशीन उसका 1+1 करेगी, उसको मशीन लैंग्वेज में ही रिटर्न करेगी। फिर वो रिटर्न होकर जब आपके पास आएगा ना, आपको हाई लेवल लैंग्वेज में दिखाएगा, यानी उसको फिर मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हाई लेवल लैंग्वेज में कर देगी। तो जितना काम अपनी मशीन करेगी वो सब मशीन लैंग्वेज में होगा। ऑल्दो वो अपन को दिखता नहीं है, वो हिडन रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन उसका मतलब यही है। तो अपनी जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है ना, वो होती है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लाइन लिखी, तो पहली लाइन ट्रांसलेट हो गई, वो मशीन के पास पहुंच गई, ठीक है, मशीन ने उसको स्टोर कर रखा है जब तक पूरा प्रोग्राम क्या कहते हैं रन नहीं हो जाएगा, यानी ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा। दूसरी लाइन हुई, वो मशीन के पास पहुंच गई, इसी तरह से तीसरी हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पे कैच आता है, ठीक है। मान लो अगर तीसरी लाइन में आपने कुछ गलत सिंटेक्स लिख दिया, सिंटेक्स यानी कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसको कोडिंग लैंग्वेज में कहते नहीं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी जो कि उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या कोई लॉजिकल एरर हो गया, तो उसमें वो पाइथन क्या करेगी ना, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन पर जाएगा ही नहीं। वो यूजर को बोल देगा कि देखो आपने तीसरी लाइन में कुछ गलती की है, पहले उसको ठीक करो, तब मैं इस तीसरी लाइन को कन्वर्ट करूंगा मशीन लैंग्वेज में, फिर मैं फोर्थ लाइन पे जाऊंगा। यानी आपका प्रोग्राम वहीं रुक गया। अब इसका फायदा क्या है, आपके पास मान लो 200 लाइंस का कोड है, ठीक है। अब 200 लाइंस के कोड को जब आप कंपाइल करोगे तो वो तो पूरा कंपाइल होगा, यानी पहले कर देगा, सेकंड लाइन को ट्रांसलेट कर देगा, थर्ड को कर देगा। मान लो थर्ड में एरर आ गया, लेकिन वो उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको स्टोर कर लेगा। अब वो सारी लाइंस को ट्रांसलेट करने के बाद, यानी कि सोचो 200 लाइंस को ट्रांसलेट उसने किया, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद आपको बोल रहा है कि यूजर, आपकी जो थर्ड लाइन थी ना उसमें एरर था। तो यानी कि आपके एक तो प्रोसेसिंग पावर गई, प्रोसेसिंग टाइम भी गया, इतनी देर से वो उसको रन कर रहा है, और फिर बाद में आपको बोल रहा है कि आपके तो थर्ड लाइन में एरर था। पाइथन क्या करता है, पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, 200 लाइंस का कोड पाइथन के पास भी है, दूसरी को करेगा, जैसे ही उसके थर्ड लाइन में वो मिलेगा ना एरर, तो उसको वो क्या बोल देगा, उसी वक्त उसके बिलो जितनी लाइन होंगी ना 197 सबको रोक देगा, मतलब उन्हें ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। थर्ड लाइन के बाद ही यूजर के पास आएगा, यूजर यूजर आपकी ना थर्ड लाइन में गलती है, इसको ठीक करो। जैसे ही आप उसको ठीक करोगे, फिर से रन करोगे ना, तब वो फिर उस उन सारी लाइनों को एक एक करके फिर से ट्रांसलेट करना शुरू करेगा। यानी कि हमारा पाइथन जो है वो, अगर कहीं एरर आता है या कुछ भी होता है, तो वो पहले ही उसमें रुक के बता देता है कि ठीक है आपकी यहाँ गलती है, आप इसको ठीक करो। लेकिन कंपाइल वाली जितनी लैंग्वेज होगी, जैसे कि जावा हो गई, C++ हो गई, वो सारी पहले ट्रांसलेट करती हैं, फिर आपको बताती हैं आपकी गलती कहाँ थी, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब कि आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना एक्सप्लिसिटली। कहने का मतलब, इंटीजर मानते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 अपन ने मैथ में सुना था, है ना, कि इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इंटीजर्स हो गए, नंबर्स हो गए। इसी तरीके से ना आपको कोडिंग लैंग्वेज में बताने के लिए कंप्यूटर को कि ये इंटीजर्स हैं, आपको ना कुछ सिंबल्स होते हैं जो लिखने पड़ते हैं अदर लैंग्वेजेस में। लाइक सी में क्या लिखना पड़ेगा, INT, इंट, इंटीजर का इंट आपको लिखोगे, उसके बाद आप आगे कुछ भी लिखोगे ना, तब उसको समझ में आएगा ठीक है यूजर मेरे से कह रहा है कि मैं जो भी लिखने वाला हूँ वो इंटीजर होगा। लेकिन पाइथन इतना स्मार्ट है कि आप जैसी खाली 1 लिखोगे ना उसके आगे, तो पाइथन अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है कि ये यूजर ने इंटीजर डाला है। आपको पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इंटीजर लिख रहा हूँ। यानी कि पाइथन के पास एक खुद का ब्रेन समझ लो, जो स्मार्ट इनफ है कि वो ट्रांसलेट करके खुद डिसाइड कर लेगा कि यूजर ने इंटीजर डाला है या अल्फाबेट डाला है। बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, उन्हें आपको सिखाना पड़ेगा। वो बिल्कुल मान लो आपकी, बिल्कुल ही जो अपनी प्री नर्सरी के लोग बच्चे होते हैं ना, वो है कि उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ये इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये अल्फाबेट है, ये क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर है। तो डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब यही हो गया कि जितने वेरिएबल्स होंगे, पाइथन इज स्मार्ट इनफ। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, वेरिएबल इज इक्वल टू नेम। जैसे कि
मेरा नाम रजत है, आपका नाम जैसे कि शाश्वत हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, शाश्वत इज वेरिएबल, रजत इज वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि जो नेम होंगे, नेम से ही पता कर लेता है वो पाइथन कि ये इंटीजर है या कैरेक्टर है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब, अब पता क्या होता है कि ढेर सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक चीज जो मेरी इस पर्टिकुलर मशीन पे रन कर रही है वो दूसरी मशीन पे रन नहीं करेगी, या फिर कोई एक चीज जो मैंने मतलब एक पर्टिकुलर उसमें कह सकते हैं डिवाइस में रन कर दी, वो दूसरी डिवाइस में रन नहीं करती। प्लेटफॉर्म के उसमें क्या जाती है, डिपेंडेंसी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन है ना, ट्रेन आपको क्या करना पड़ता है, ट्रैक के ऊपर ही दौड़ानी पड़ती है, आप उसको हाईवे पे नहीं दौड़ा सकते। तो वो प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, डिपेंडेंट हो गई। यानी कि अगर उसके पास ट्रैक है, ठीक है, ट्रेन के पास, तो ही वो चलेगी, लेकिन अगर उसके पास ट्रैक नहीं है तो वो नहीं चलेगी। अगर आप उसको उठा के हाईवे पर रख दो तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जैसे लैंग्वेजेस हैं, सी है और ये जावा है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती है। कहने का मतलब, अगर ये एक मशीन में चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमिलरली दूसरी मशीन में भी चलेंगी। आपको एनवायरनमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैकग्राउंड में करनी पड़ती है उसे चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेन आपको हाईवे पे चलानी है तो हाईवे पे आपको ट्रैक बिछाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है। पाइथन क्या है, एम्फीबियस व्हीकल मान लो। एम्फीबियस व्हीकल यानी कि जो किसी भी टेराइन पे चल सकते हैं, वाटर पे भी, लैंड पे भी, ठीक है, हर जगह। तो वो टेराइन इंडिपेंडेंट हो गया, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरीके से पाइथन है। पाइथन ये नहीं है कि अगर विंडोज में ऐसे चल रही है तो लिनक्स में नहीं चलेगी, मैक में नहीं चलेगी, सबकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वो वर्क कर सकती है। तो यानी कि ये भी हमारे पास एडवांटेज है पाइथन के साथ काम करने का। दूसरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ये आगे डिटेल में आएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मींस रीयूजेबल प्रोग्रामिंग, कि हमने एक कोड लिखा, उसको हमें बार बार यूज ना करना पड़े, हम सिंपली उसको उठाएंगे और यूज कर लेंगे। क्लासेस स्कोप डिफाइन करती हैं। स्कोप यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। ये सब चीजों में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी समझाऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पहले लेक्चर के लिए। लेकिन पाइथन, सी, जावा, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस, बेसिकली सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस में आती हैं। इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मतलब पांडास हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉइट हो गया। अब क्या होता है ना इसमें, ये आपको ना, ये प्री बिल्ड पैकेजेस हैं जो लोगों ने बना के अपलोड कर रखे हैं पाइथन कम्युनिटी पे। जो मैं आपको पहले बोल रहा था, मतलब कि कोई आता है उसको लगता है यार पाइथन में ना भी ये चीज नहीं है, इसको मॉडिफाई करके पाइथन का नया वर्जन डाल दो ऑनलाइन, ठीक है, कोई ना, फिर दूसरों लोगों के लिए इजी टू यूज हो जाएगा। इसी तरीके से नमपाई में, पांडास में लोगों ने पहले ही फंक्शनैलिटी डाल रखी है, जिससे आपको लेस कोड लिखना पड़े, आपको बस वो उठाना है, यूज करना है और आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कि आपको पूरी कोडिंग करनी पड़ रही है उसके लिए। तो ये और उसको अपन अपने में यूज कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट करके। उन लाइब्रेरीज को, इंपोर्ट का मतलब कि किसी और की लाइब्रेरीज है, लेकिन हम उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे और उनकी फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे। ये बेसिकली ऐसा हो गया, जैसे कि आप घर में थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ आप बना रहे थे, ठीक, लेकिन उसमें ना आपको देख रहे हो कि भाई मेरे को पूरा प्रोसेस बनाना है, और यार मेरे इसको इतनी नीड भी नहीं है, ठीक है। मतलब आप उसको बना रहे हो तो आपको हर चीज शुरू से बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे हो, है ना, पत्ती डाल रहे हो, फिर चीनी डाल रहे हो, फिर दूध डाल रहे हो, ठीक, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया। अब आपके पड़ोसी के घर में ही ना चाय बनी हुई है, ठीक है भाई, मैं पड़ोसी के घर जाता हूँ, एक कप चाय वहीं पे पी के आ जाऊंगा, है ना, वो वाला सीन हो गया। तो आपने क्या किया, उधर से इंपोर्ट कर लिया चाय को, आपने पी और आपका काम हो गया। इसी तरह से ये लाइब्रेरीज यूज करते हैं, ये किसी ने ऑलरेडी बना के रखी है, आपको उस प्रोसेस को, डिटेल प्रोसेस में ना जाना पड़े, आप सिंपली उसको उठाते हो, यूज करते हो और आपका काम हो जाता है। रीडेबल सिंटेक्स लुक्स लाइक प्लेन इंग्लिश, ठीक है, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अपन इंग्लिश में ही लिखेंगे, लेकिन उसको मशीन कैसे समझेगी, वो जब अपन कोडिंग करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो आसान है और रीडेबल सिंटेक्स है। अब देखो, एक कंपैरिजन आ गया है पाइथन, सी, सी प्लस प्लस और जावा के बीच। तो पाइथन क्या है, एक तो वेरी सिंपल लैंग्वेज है, एक मिनिमल है, सेकंड ठीक है। रजत। यस सर। रजत, एक सेकंड। आपको कोई भी सवाल हो, जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप पूछ सकते हो। डोंट, हम उस स्पीड से चल रहे हैं कि आप सब समझ रहे हो, लेकिन अगर कोई भी डाउट है, आप हैंड रेस करो या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लो।
ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगी। आप लाइव ट्रेनर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाद में व्हाट्सएप पे आप पूछोगे या किसी और तरीके से आप पूछोगे तो वो इफेक्टिवनेस चली जाएगी। मेक श्योर कि आप हर कॉन्सेप्ट को समझते जा रहे हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पाइथन सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है, जस्ट लाइक इंग्लिश। युविक, शाश्वत, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर, ठीक है ठीक है। ओके सर, सो पाइथन एक सिंपल और मिनिमल लैंग्वेज है, जैसे कि अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं कि मतलब कितनी सिंपल है, एक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रही है, एरर आ जा रहा है तो आपको बता दे रहा है, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं कि आपको सेमीकोलन यूज करना है, ब्रैकेट यूज करना है, आप ये यूज नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। सी प्लस प्लस जावा में वही चीजें बढ़ जाती हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको सिंपलेस्ट वे में लिख रहे हो तो वो सिंपल होगी, आप उसमें और चीजें डालते जा रहे हो कि नहीं मेरे को ये भी डालना है, ये भी डालना है, मैं इसको भी करूंगा, ठीक है, तो वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक टाइम पे आके क्या कहते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हाई हो जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बाहर जाने लगती हैं चीजें। तो इसी वजह से सी जावा को थोड़ा पढ़ना हार्ड पड़ता है एज कम्पेयर टू पाइथन। और मैं ये भी बता दूं, अगर आप एक लैंग्वेज पे क्या कहते हैं मतलब अच्छे से हैंड्स ऑन कर लेते हो ना, उसकी आपकी अच्छे से ग्रैप्स हो जाती है, तो सी और सी प्लस प्लस या जावा सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोडिंग लैंग्वेजेस में लॉजिक बिल्डिंग काम आती है। सिंटेक्स अभी आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन जब आप उसके 2 या 3 या 4 प्रोग्राम लिखते हो तो आपकी चीजें समझ में आने लगती हैं और आसान हो जाती हैं बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस भी। तो पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा सिंटेक्स आ जाता है। सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली एक वो वे है कि आप चीजों को कैसे अरेंज करोगे, ठीक है, कि मतलब आपको क्या चीज कैसे लिखनी है, ठीक है। उसी में सिमेंटिक्स आ जाते हैं। सिमेंटिक्स मतलब फिर उन चीजों का मीनिंग क्या निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पाइथन से कहना है कि मेरे को हेलो वर्ल्ड का जो है वो प्रोग्राम लिख के दो, उसको प्रिंट करके दो, जो अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो उसमें क्या है वो ना, मतलब उसको आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि ठीक है, पाइथन को मैंने बोला प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड करना है, ये कर दो, पाइथन उसे करके दे देगा। लेकिन सी प्लस प्लस क्या बोलेगा कि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आपने लाइन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो उसमें इन चीजों से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब सिमेंटिक्स क्या थे, उस मीनिंग को समझना, यानी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये चीज समझना, उसका मीनिंग आना, यानी मीनिंग आना ही इज इक्वल टू सिमेंटिक्स। और उस चीज को अरेंज करना कि प्रिंट पहले लिखा उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा, वो सिंटेक्स में आ जाता है, ठीक है। वो जब एक प्रोग्राम देख लोगे ना छोटा सा, तो आपको उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सी प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जावा क्या कहते हैं मतलब वर्बोज हो गई, यानी कि जावा के अंदर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। सी प्लस प्लस को आप बिना ऊप्स के कॉन्सेप्ट के कर सकते हो, यानी बिना क्लासेस क्रिएट करे आप आसानी से कर सकते हो, जो अपन ने ऊप्स अभी थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन जावा के अंदर बिना ऊप्स के आप एक सिंपल से सिंपल प्रोग्राम नहीं लिख सकते। इवन आप 1+1 नहीं करवा सकते जब तक आप क्लास डिक्लेयर नहीं करोगे। तो जावा और ज्यादा टिपिकल हो जाती है। अब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जावा भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। जेवीएम बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा का जो कंपाइलेशन होता है ना, तो वो जावा की वर्चुअल मशीन में ही होता है। वो जब आप जावा इंस्टॉल करते हो तो उसकी वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट एक, हमने मान रखा है कि हमारे पास जैसे कि हमारा जो डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर एक और डिवाइस है जो सिर्फ जावा को रन करने के लिए बनी है, ठीक है। वो वर्चुअली प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो जावा उस चीज के ऊपर रन करता है, लेकिन करेगा कंपाइल ही। सी भी कंपाइल होगा, जावा भी कंपाइल होगा, बस पाइथन इंटरप्रेटेड होगा। अब स्लोअर है ड्यू टू इंटरप्रिटेशन। क्यों, आप किसी भी लाइन को अगर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करोगे है ना, तो उसमें ना टाइम लगता है एज कंपेयर टू कि आप वन गो में जाके उसको सारे को ट्रांसलेट कर दे रहे हो। ऊपर से क्या कहते हैं, अगर एरर आया जा रहा है तो बार बार, अब मान लो पाइथन की थर्ड लाइन में एरर था, ठीक है, हमें थर्ड लाइन में ही पता लग गया 200 लाइंस की कोड में कि थर्ड लाइन में एरर था, आपने उसको रिजोल्व कर दिया। अब फिर वो वन से शुरू करेगा, ठीक है, पहली लाइन को उसने ट्रांसलेट किया, फिर सेकंड लाइन को ट्रांसलेट किया, फिर थर्ड लाइन को ट्रांसलेट किया। अब मान लो कि फिफ्थ लाइन में फिर एरर आ जाए, पाइथन फिर बोलेगा भैया फिफ्थ लाइन में भी एरर है, आप फिर से उसको ठीक करोगे, फिर से रन होगा, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा। अब मान लो 10th लाइन में एरर आ जाए, ठीक है, फिर आपको पता लगेगा यार 10th लाइन में भी एरर था। तो इससे क्या हो जाता है ना, पाइथन जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। अब सी और सी प्लस प्लस और जावा में क्या है, क्योंकि वो कंपाइल्ड हो रही है एक साथ, ठीक है, तो एक साथ जब कंपाइल होंगी ना, तो मान लो जो थर्ड सेवेंथ और 10th लाइन में एरर है, वो सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे लास्ट में।
यानी कि यूजर को पता लग जाएगा कि मेरे 3 एरर है पूरे 200 लाइंस के कोड में। तो यूजर को बार बार उसको ठीक करके रन करना, फिर ठीक करके फिर रन करना, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो तीनों की तीनों लाइन को एक साथ ठीक करेगा। थर्ड लाइन भी ठीक कर दी, 7th भी कर दी, और उसके बाद 10th भी कर दी कि ठीक है भाई मैंने तीनों लाइन ठीक कर दी। अब वो फिर उसको रन करेगा, वो रन हो जाएगा, है ना। तो यानी कि कंपाइलेशन में आपको सारे एरर एक साथ इकट्ठा मिल रहे हैं, पाइथन में लाइन बाय लाइन एरर मिल रहे हैं। इस वजह से पाइथन स्लो हो जाती है और बाकी लैंग्वेजेस फास्ट रहती हैं एज कम्पेयर टू पाइथन। अब पाइथन क्या है, एक तो डेटा साइंस में अपन यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन हो गई बेसिकली, है ना। एआई में, वेब में, ऑटोमेशन में, जैसे कि अपन ने भी पिछली स्लाइड में देखा था। दूसरा सिस्टम प्रोग्रामिंग एम्बेडिंग, सी प्लस प्लस यूज करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग एम्बेडिंग, यानी कि जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लिखे हुए हैं ना, जो आपके लैपटॉप में काम कर रहे हैं, बायोस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो जिससे आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है, ठीक है, आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर बेसिकली, जो कि हार्डवेयर को क्या कहते हैं चलाने के काम आते हैं। हार्डवेयर के एक क्या कहते हैं, बिना आपके पास हार्डवेयर तो है, लैपटॉप तो है, लेकिन जब तक इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा या बाकी सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, बायोस नहीं होगा, ठीक है, बूट स्ट्रैप जो जो क्या कहते हैं बूट लोडर प्रोग्राम होता है वो नहीं होगा, ना आपका लैपटॉप बूट होगा, ना आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। तो जितने प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना डिवाइस वाले, जो मैं कह रहा था, वो सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं बेसिकली। जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यानी कि जैसे कि कुछ एप्स हो गए, वेब एप्स हो गए, यानी कि वेबसाइट्स हो गई, ये सब चीजें हो गई जो एक मतलब जर्नल यूजर के लिए अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। तो बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन, इवन बहुत सारे ऐसे गेम हैं, बहुत सारे के मैक्सिमम ऐसे गेम हैं जो जावा से बने हुए हैं, ढेरों ऐप जावा से बने हुए हैं। तो जितने ये एंटरप्राइज लेवल के चीजें आ जाती हैं, वो उनमें सब में जावा काम आती है। पाइथन से आप सब कुछ कर सकते हो बेसिकली। बस ये क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ चीजें हैं जो लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये हो गए, तो उसमें भी पाइथन का इतना है नहीं यूज, लेकिन बाकी जो जनरल पर्पज चीजें हैं उसमें अपनी पाइथन यूज आती है। अब अपन ना इंस्टॉलिंग पाइथन पे आ जाते हैं। तो देखो इसके दो तरीके हैं, एक है टिपिकल, एक है इजी। मैं दोनों बता देता हूँ आपको। टिपिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है डाउनलोड पाइथन। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो जब आप जाते हो ना, इस वाली वेबसाइट पे जाना है आपको, सबसे पहली वेबसाइट पे। ये वर्जन है पाइथन के 3.12, ठीक है। तो इन सारी वर्जन में से आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी अपन जो 3.12 के उस पे चल रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको लेकर चल रहे हैं। तो आपको ना जब आप आओगे इधर से, आपको ये डाउनलोड करने का यहाँ पे इसके सारी क्या कहते हैं वो मिल जाएगी, कि मतलब किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। इधर ये नीचे हैं 62 बिट इंस्टॉलर वाले विंडोज के लिए, ठीक है। ये 64 जो है विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, इसको आप इंस्टॉल करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन इसमें ना दिक्कत क्या आती है, आपको इसको सेटअप करना पड़ता है अपने डिवाइस में, यानी कि आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे और ढेर सारे एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका भी हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे ना, हम जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, हम जाएंगे एनाकोंडा पे। एनाकोंडा क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। मतलब ये इस तरीके से समझ लो कि क्या कहते हैं, एक मार्केट है। मार्केट के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको पाइथन प्रोग्राम और डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम में चाहिए होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपल क्या करा, सारी की सारी मार्केट ही उठा के अपने डिवाइस में डाल रही, और फिर उस मार्केट में से आपको अपने अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाना है और यूज करना है। तो एनाकोंडा डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा anaconda.com पे, ठीक है। ये पाइथन की लाइब्रेरीज को और ढेर सारी चीजों को सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वो अपनी वेबसाइट आ जाती है जहां से आपको ये डाउनलोड करना है anaconda.com, और उसके अंदर फिर आपको जाना है फ्री डाउनलोड्स। जब आप फ्री डाउनलोड्स पे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है स्किप रजिस्ट्रेशन, ठीक। स्किप रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें ना दो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर्स एंड मिनीकोंडा इंस्टॉलर्स। आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर डाउनलोड करने हैं, और आपकी जो मशीन जिस चीज को सपोर्ट करती है आप उसको डाउनलोड करना है। जैसे कि विंडोज है ना, विंडोज के पास में गया, आपको अब बस इधर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, इसका डाउनलोडिंग देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, है ना। अभी क्योंकि मैंने ये डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो ये सारा जब डाउनलोड हो जाएगा,
उसके बाद आपको अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाना है। आपको डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। और ये ना इस तरीके से एक आपके पास फाइल आ जाएगी एनाकोंडा ऐसे करके, विंडोज x86 64, इसे कहते हैं .exe फाइल। मतलब इससे आपके सिस्टम में क्या होगा, एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर डबल डबल क्लिक करोगे, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा हैवी है, तो उसको मैं चीजें थोड़ी स्किप कर दूंगा क्योंकि इंस्टॉलेशन मेरा हो चुका है ऑलरेडी। मैं बस आपको दिखा देता हूँ कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं ना। तो ये अभी जैसे अपन ने क्लिक कर दिया तो ये उसका अब ओपन हो रहा है इंस्टॉल होने के लिए। आपको नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, ठीक है। जस्ट मी पे एज इट इज रहने देना, कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ फोल्डर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी और फोल्डर में तो कर लेना, वरना इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, क्योंकि मेरे इस फोल्डर में ऑलरेडी है तो ये वार्निंग दे रहा है, मैं फिर भी कोई अलग फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सी डायरेक्टरी में, सॉरी। तो इसमें क्या होगा ना, अभी मेरे को ना ये अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर मैं आपको दिखाऊं। लेकिन आपको कुछ एरर आता है ना, आप मेरे को बताना। आपको बस ये इंस्टॉल कर, ये ऐसे ही करके ना ये फोल्डर ऑटोमेटिक उसका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद बस एक स्टेप है जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। उसमें 4 चेक बॉक्स आएंगे आपके पास। पहला चेक बॉक्स ऑलरेडी टिक रहा होगा। सेकंड चेक बॉक्स होगा जिस पे लिख रहा होगा कि ऐड एनाकोंडा टू योर क्या कहते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। आपको वो टिक करना है। और उसके बाद उसके नीचे ये भी लिखा आएगा नॉन रिकमेंडेड, उस वार्निंग को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको शुरू के दोनों चेक बॉक्स टिक करने हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। एक बार एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने सर्च में जाना है और उसके बाद डालना है एनाकोंडा, और उसके बाद ही नेविगेटर आ जाएगा। जैसे ही आप एनाकोंडा नेविगेटर डालोगे ना, एनाकोंडा नेविगेटर ये वाली जैसी आप टर्म डालोगे ना, तो आपका ये वाला खुल जाएगा, उसको ओपन कर लेना। तो आपका कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए एनाकोंडा नेविगेटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो एनाकोंडा है वो अच्छे से बिना किसी दिक्कत के इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें ना आप देख सकते हो ढेर सारी चीजें हैं। पाईचाम जो कि एक आईडीई है, आईडीई होता है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम कोड लिखते हैं। एनाकोंडा एआई नेविगेटर हो गया, ये अपने मतलब की चीजें इसमें ज्यादातर नहीं है। लेकिन ये बस अगर ये इतना इंटरफेस आपका ओपन होता है यानी कि आपका एनाकोंडा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और जो मैंने स्टेप बताए ना, उनसे आपको कोई फालतू स्टेप कुछ नहीं करना, सिंपली बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करना। कोई दिक्कत आती है तो आप बताना, ठीक है। एरर का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अब क्या होगा, ये जैसे इंस्टॉल होता है ना एनाकोंडा नेविगेटर, यानी कि हमारा एनाकोंडा ऑलरेडी अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, ना हमें पाइथन डाउनलोड करनी है, ना हमें एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप्स करनी है, ना हमें कुछ करना है। सब एनाकोंडा अपने आप करके देगा। इसके बाद आपको बस वीएस कोड इंस्टॉल करना है हर चीज के लिए। अब जाना, और इसके लिए क्या कहते हैं, डाउनलोड वीएस कोड है ना। वीएस कोड जैसे मैं पाईचाम बता रहा था ना आपको कि एक आईडीई है, इसी तरीके से वीएस कोड भी एक आईडीई है जो अपन यूज करेंगे अपने इसके अंदर, मतलब जो अपनी ये इंटर्नशिप होने वाली है। अब इधर फिर से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, विंडोज के लिए ये, मैक के लिए ये। आपको विंडोज के लिए इंस्टॉल करना है, और उसकी तरह कुछ नहीं है एनाकोंडा की तरह। इसमें बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना, और फिर बाद में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना आपको कोई चेकबॉक्स टिक करना है ना कुछ करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। डाउनलोड होने के बाद exe फाइल खोलना डाउनलोड वाले फोल्डर से, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपके ये दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं, आप वीएस कोड को कैसे टेस्ट कर सकते हो कि मेरा वीएस कोड इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। सीएमडी खोलना, सीएमडी बेसिकली मींस कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसको आप ओपन करते हो। तो इसमें ना आपको ये वाली क्या कहते हैं वो लिखनी पड़ी, कोड डॉट। जैसे ही आप ये लिख के क्लिक करते हो ना एंटर,
तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली VS कोड को ओपन कर देता है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, VS कोड अपने आप ओपन हो गया। अपन को कहीं एक्सप्लिसिटली इसको ओपन नहीं करना, मतलब ये टेस्ट करने का तरीका है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कोड डॉट करके ही ओपन करो, आप सीधा VS कोड लिखो इधर सर्च बार में और इधर से ओपन कर सकते हो। यहाँ आपको लिखना है VS कोड, है ना, और ये जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा VS कोड, और इसके बाद इसको ओपन कर लेना, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं VS कोड को ओपन करने के। जो पहला तरीका है कोड डॉट वाला, वो बेसिकली ये दिखा देगा कि हाँ आपका सेटअप हो चुका है। तो VS कोड बहुत ईजी है इंस्टॉल करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, जहां से मैंने आपको बताया था उसे डाउनलोड करना, और बस वो हो जाएगा। अब ये चीजें अपनी डाउनलोड होने के बाद ना, अपन एक सेकंड, अब यहाँ ना ये जो वेरीफाई इंस्टॉलेशन पाइथन वर्जन है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना। अगर हम पहले वाले स्टेप से चलते, पाइथन को अलग से एक्सप्लिसिटली डाउनलोड करते, तो हम इसको पाइथन वर्जन को टेस्ट करते। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे पाइथन एनाकोंडा के थ्रू इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यानी कि आपके पास दो टास्क हैं, पहले पहले एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, उसके बाद VS कोड इंस्टॉल करना है। जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं, तब हम VS कोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मैं ये PPT थोड़ी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, है ना। तो एप्लीकेशंस क्या होगी पाइथन की, एक तो वही डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन जो हम करने वाले हैं, पेंडास, नमपाई, मेटाप्लॉइड, सीबोन, ये सब हमारी यूज होने वाली है। लाइब्रेरीज है बेसिकली ये। मशीन लर्निंग और AI में क्या होगा, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, साइकिट लर्न, ये एल्गोरिदम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जो पहले से लिखी हुई हैं, हमको बस इनको यूज करना है और अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। वेब डेवलपमेंट के लिए डीजेंगो, फ्लास्क, फास्ट API। डीजेंगो बैकएंड के लिए यूज होता है, फ्लास्क फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। बैकएंड से फ्रंट एंड में डाटा दिखाने के लिए हम फास्ट API यूज करते हैं, मतलब एक दोनों के बीच का लिंक मान लो API, ठीक है। तो API से क्या होगा, जो आपके बैकएंड में रिजल्ट आ रहे हैं वो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। फ्रंट एंड क्या होता है, जो आप ये PPT अभी देख रहे हो ना, जो यूजर को चीज दिखती है, जो अपने अपनी आइज को चीज दिख रही है ना, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप पे आपको जितना सब कुछ दिख रहा है, आइकन, DP, टेक्स्ट, वो सब फ्रंट एंड है। और वो जो टेक्स्ट आ रहा है, मान लो मैंने सेंड किया और सेकंड यूजर को पहुंच गया, वो बैकएंड के थ्रू आता है, और उसके बीच में बैठी है API, ठीक है, जो इन सब चीजों की काम में, मतलब एक क्या कहते हैं, रोड का काम करती है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे चीज को पहुंचाने के लिए। एक सेकंड, रजत, ये एक पॉपअप आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन के हाँ सर, सामने, वो मैं, ब्लॉकिंग द कौन सा, व्यू। हाँ, यही वाला, अलाउ दिस टाइम, ये, अलाउ ऑन एवरी विजिट। हाँ। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ ठीक। अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये फास्ट API एक रोड का काम करती है, जो अपनी बैकएंड से चीजों को फ्रंट एंड में लाती है, फ्रंट एंड से जो यूजर ने इनपुट दिया उसको बैकएंड में लेके जाती है ना। अब ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग वही चीज होगी जो अपन, मैंने बताया था आपको, बोट्स बनाने के काम, चीजों को ऑटोमेट करने के काम। गेम डेवलपमेंट के लिए अपन पाइथन की लाइब्रेरी पाई गेम का यूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क स्कैनिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हो गया, उस सब के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए अपन पाइथन यूज कर सकते हैं। अब अपन ना पहले प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो पाइथन लर्नर्स, ठीक है। तो अब देखो प्रोग्राम कितना बड़ा है। अगर यही प्रोग्राम आप C या जावा में लिख रहे होते ना, तो आपको इसी प्रोग्राम में कम से कम 3-4 लाइनें लिखनी पड़ती। पहले आप लिखते कि ठीक है वॉइड मेन, उसके बाद फिर आप लिखते कि ठीक है क्या कहते हैं, मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आप फिर प्रिंट टैब लिखते हैं। मतलब मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ जो दूसरी लैंग्वेज का है। तो यानी कि आप खुद सोचो, और उससे सबसे ऊपर लिखनी पड़ती है हैश इंक्लूड iostream डॉट h फाइल, ठीक है। तो यानी कि एक लाइन हो गई, दूसरी वॉइड मेन हो गई, तीसरी आपका ये प्रिंट वाला हो गया, फिर आपके दो करली ब्रेसेस भी आते हैं, ब्रैकेट भी आते हैं, यानी 3-4 लाइनें चली गई सिर्फ हेलो पाइथन लर्नर से लिखने में। पाइथन को कितनी लिखनी पड़ी, पाइथन को अपन ने सिर्फ बोला प्रिंट करना है, क्या करना है, हेलो पाइथन लर्नर्स। डबल कोट्स के अंदर जो आप लिखोगे वो एज इट इज मैसेज आता है। इतना आप पाइथन को बोलोगे, पाइथन इज स्मार्ट इनफ कि ठीक है भाई, यूजर ने मेरे को बोला है कि ये मैसेज प्रिंट करना है, पाइथन उसको कर देगा, और आउटपुट आएगा आपका हेलो पाइथन लर्नर्स। तो इसी को देखते हैं। सबसे बेसिक प्रोग्राम है जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले ना आप, मैं बेसिक से बता देता हूँ, चीजें मैंने बना रखी थी लेकिन आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लो, जैसे कि पाइथन, ठीक है, पाइथन, पाइथन स्टार्ट इसका नाम रख दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, चाहो तो आप इसके अंदर एक और फोल्डर बना लो, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं।
तो अब क्या करना, VS कोड में जाना, डेस्कटॉप पे ही अपना सेव है, ठीक है, याद रखना। आप जिस लोकेशन में सेव करोगे आपको वही लोकेशन देनी पड़ेगी फोल्डर को ओपन करने के लिए। अपन ने VS कोड ओपन किया, इस चीज को बंद कर देते हैं। ये जो अपन ने कोड डॉट लिखा था ये उससे आ रहा था, तो सारे फोल्डर क्लोज कर दिए। जब आप VS कोड सबसे पहले ओपन करोगे ना तो आपको VS कोड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब कुछ नहीं, सिंपली बस ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है एक फोल्डर। अब ये आपसे पूछेगा आपको कौन सा फोल्डर ओपन करना है। आप डेस्कटॉप पे जाना या आपकी जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपने फोल्डर को क्रिएट किया है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया था पाइथन स्टार्ट, ठीक है। पाइथन स्टार्ट वाला फोल्डर अपन ने सेलेक्ट किया और ये इधर ओपन हो जाएगा। ये देखो इधर आ गया ना लिखा हुआ ये पाइथन स्टार्ट। तो अब क्या हुआ, अपना फोल्डर ओपन हो गया जिसके अंदर अपन को काम करना है। अब ना पाइथन में एक चीज आपके सामने बहुत आएगी, वो है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसे मैंने बोला था ना, जावा की खुद की एक वर्चुअल मशीन होती है, जो होती नहीं है लेकिन होती है ना। थोड़ी आयरनी भरा है ये, मतलब जो आप फिजिकली टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन वो होगा। ऐसी पाइथन के अंदर ना, क्योंकि अपन अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मान लो किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको ए चीज चाहिए लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको बी चीज चाहिए। अब क्या करा आपने, इंपोर्ट तो ए कर ली, यानी पड़ोसी के घर से आप चाय तो ले आए, लेकिन दूसरे दिन आपको पीना था कि ठीक है आज मेरे को मिल्क पीना है। अब उसके लिए आप फिर से चाय थोड़ी ना लाओगे ना, उसके लिए आपको मिल्क चाहिए होगा। तो यानी कि दो अलग अलग सेपरेट कंडीशंस हो गई, दो अलग अलग सेपरेट एनवायरनमेंट हो गए। एक दिन आपका चाय का मन था, एक दिन आपका मिल्क का मन था। तो इसी तरीके से पाइथन में जो अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी जो डिपेंडेंसीज होंगी, उसकी जो लाइब्रेरीज होंगी, वो प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट डिफर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन को नमपाई, मैटप्लॉइट ये सब चाहिए होंगे, है ना। लेकिन अगर वहीं अपन मशीन लर्निंग कर रहे हैं उसके अंदर अपन को इनकी जरूरत नहीं है। अपन मान लो साइकिट लर्न वाली एल्गो चाहिए या और कुछ चाहिए, तो वो अलग हो गया, दोनों की चीजें अलग हो गई। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करें, तो हम क्या करते हैं ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, यानी कि उसकी अलग दुनिया, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी खुद की दुनिया, यानी कि उसके अंदर उसको हर वो चीज अवेलेबल है। यानी कि आप एक वर्ल्ड में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल दो वर्ल्ड है, यानी पैरेलल यूनिवर्स वाली जो थ्योरी होती है ना, तो आपका जो वर्ल्ड है उसके अंदर ना आपने सब चीजें कर रखी हैं। आपको चाहिए थी कि हाँ मेरे को यहाँ पे कार चाहिए, बाइक्स नहीं चाहिए, आपने सारी कार्स, अलग अलग तरह की कार्स इंस्टॉल कर ली, सब कुछ हो गया। तो आपके एक दुनिया के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर वो सब कार्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप दूसरा वर्ल्ड है, उसके अंदर आप चाहते हो कि मेरे को ये कार्स चाहिए ही नहीं, मेरे को तो इसमें बाइक चलाने का मन है, सिर्फ बाइक ही बाइक हो, कार्स हो ही ना। उसके अंदर क्या करोगे, आपने अलग दुनिया बनाई, उसके अंदर सिर्फ बाइक ही बाइक डाल दी, बजाय ये कि आपने कार्स भी डाल रखी हैं, बाइक्स भी डाल रखी हैं। इनके आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में क्या क्या चीज चाहते हो, इसलिए हम पाइथन का वर्चुअल एनवायरमेंट बनाते हैं, ताकि वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, अफेक्ट ना करें, ठीक है, कि एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए। कि अगर सड़क पे मेरे को कार ही कार चाहिए तो बाइक बीच में आ गई, नहीं ऐसा नहीं चाहिए हमें, है ना। हमें सेपरेट एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और वो क्रिएट करेंगे हम एनाकोंडा की मदद से, ठीक है। तो आपको इधर जाना है, टर्मिनल खोलना है, ठीक है, न्यू टर्मिनल किया, इसके बाद आपका नया टर्मिनल खुल जाता है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये पावर शेल है, पावर शेल हम बेसिकली लिनक्स की मशीन्स में यूज कर सकते हैं, तो आप इसको चेंज करना और इसको करना कमांड प्रोम्प्ट, ठीक है। जैसे आप CMD सेलेक्ट करोगे ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ना मैं पाइथन प्रोग्राम को दो तरीके बताऊंगा आपको रन करने के, कि किस तरीके से पाइथन रन हो सकती है। क्या कहते हैं, आप इधर आना, ये हो क्या, इसके बाद क्या करना है आपको, एक फाइल क्रिएट करेंगे अपन। पर चलो पहले तो मैं वो करके, हाँ पाइथन इंस्टॉल करता हूँ। तो इसमें आप एक कमांड लिखना, कोंडा क्रिएट पी, और ये जो VNV लिख रहे हैं ना, VENV, ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये अपने उस वर्ल्ड का, यानी कि जैसे अर्थ का अर्थ नाम है, तो ये उस एनवायरनमेंट का VENV अपन ने नाम रख दिया, ठीक है, VNV एनवायरनमेंट नाम रख दिया। अब उस VNV एनवायरनमेंट के अंदर हमको चाहिए पाइथन डबल इक्वल टू 3.12.0, जो मैंने आपको वर्जन जब मैं पाइथन सर्च कर रहा था तब दिखाई थी, यही वर्जन थी ना। आप यहाँ अपनी कोई भी वर्जन लिख सकते हो, लेकिन हम अभी इसको लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि हम बेसिकली एनाकोंडा से कह रहे हैं कि एनाकोंडा, ठीक है, क्रिएट करो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसके अंदर पाइथन 3.12.0 इंस्टॉल्ड हो, ठीक है।
जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, सो जैसे ही बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ अभी आगे क्या होने वाला है। तो ये चीजों को फिगर आउट करेगा, उन चीजों को फिर इंस्टॉल करना शुरू करेगा। ठीक है, एक इंस्टॉल होने के बाद ये उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपकी चीजें इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। अब देखो ये कर रहा है कलेक्टिंग पैकेजेस, ये सब बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप बस उस कमांड को लिख के बैठ जाना और फिर आएगा प्रोसेस्ड यस, ये वाई या एन। ठीक है, तो आपको यस के लिए वाई दबाना है और उसके बाद एंटर कर देना है कि हाँ ठीक है मेरे को ये चीजें इंस्टॉल करनी है। अब ये सारी चीजें इंस्टॉल होने लगी है। इस बीच अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इतना ही इंस्टॉलेशन हो रहा है। या रजत, इस साइड पे क्लिक कर दो सो दैट ये विंडो रुक जाए। या Vivek and Shashwat, you're able to follow everything? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोई भी डाउट होता है you can always reach out to रजत। व्हाट्सएप पे you can send out the message अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, you forgot the command, कुछ भी है, leverage that WhatsApp group। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज ना अपनी उस एनवायरनमेंट के अंदर देखो, आप इधर देखो, पहले पाइथन स्टार्ट के अंदर कोई फोल्डर नहीं था, है ना। अब एक वीएनवी फोल्डर बन गया है जो अपन ने उस कमांड के थ्रू बनाया, और उसके अंदर ये सारी चीजें अपने आप इंस्टॉल हो गई है आपके बिना कुछ करे, है ना। तो यानी कि इस एनवायरनमेंट के अंदर आपकी पाइथन 3.12 ऑलरेडी आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए हम फिर एनाकोंडा से बोलेंगे, एनाकोंडा, ठीक है, कि कोंडा एक्टिवेट। ठीक है, क्या करना है, वी एनवी और उसके बाद स्लैश। ठीक है, जैसे ही आप ये लिख के एंटर करते हो ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आप उस दुनिया के अंदर पहुंच गए जिसके अंदर पाइथन 3.12 है। ठीक है, ये देखो इधर लिखा हुआ जाएगा ये VENV, यानी कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर हो। अब आपको फाइल क्रिएट करनी है। अब आप ना दो तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो। पहला मैं वो बता रहा हूँ जो अपन यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक इसके अंदर हम एक ऐप डॉट पीवाई करके एक फाइल क्रिएट की। पीवाई हमने इसीलिए लगाया क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है। आप नोटपैड की कोई भी टेक्स्ट फाइल लिखते हो तो उसके लास्ट में लिखा रहता है .txt, पीपीटी की में लिखा रहता है .pptx। ठीक है, एक्सेल की में .exl करके रखा रहता है। तो ये सब इसी तरीके से एक्सटेंशन से बताते हैं कि ये फाइल किस तरीके की, किस टाइप की होने वाली है। तो हमने बताया कि पाइथन फाइल होने वाली है, एंटर कर दिया। अब देखो ये जो है ना प्रिंट, प्रिंट जो आएगा, प्रिंट का मतलब है कुछ भी प्रिंट करना, यानी कुछ भी दिखाना, है ना। तो ये पाइथन का एक प्री बिल्ड फंक्शन है जो पाइथन के सिंटेक्स में आता है, जो मैं आपको बताता ना, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स, वही सेम चीज है। सिंटेक्स क्या हो गया, अगर आपको लिखना है तो पाइथन लिख के ये दो करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 1+1। ठीक है, हमें पता है इसका आंसर 2 होता है। अब ये पाइथन हमको बताएगा कि इसका आंसर 2 होता है। इसके दो तरीके, मतलब एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीकों में से। अब यहाँ जो आप टर्मिनल में वापस आओगे, ठीक है, इधर फिर से आप लिखोगे पाइथन और इसके बाद फाइल का नाम f.py। जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये इस वाले प्रोग्राम को रन करेगा, है ना। और इसको रन करके देखो, इसने यहाँ लिख के दिया है 2, यानी इसका रिजल्ट है 2। एक तरीका ये था हमारे पास। दूसरा तरीका जो हम यूज करने वाले हैं वो है जुपिटर नोटबुक। वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें ना बार बार टर्मिनल में आना पड़ता है, इसको रन करना पड़ता है, और फिर उधर क्या कहते हैं, ये जो आपका ये f.py वाला इंटरफेस है ना, ये बार बार रन होगा। लेकिन उसके अंदर हम ब्लॉक्स ऑफ कोड को रन करेंगे, यानी पूरा कोड रन करने की बजाय जितना कोड हमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 200 लाइन्स हो जाए तो पूरा 200 करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर में अपन उसको डिवाइड करके रखते हैं ब्लॉक्स के अंदर। अगर अपन ने शुरू की 150 लाइन यानी 150 लाइन्स रन कर दी है ना, तो उन्हें रन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 50 लाइंस रन कर सकते हैं अपन बस। जुपिटर का ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा यूज हो जाता है। तो एक ना अपन फोल्डर बना लेते हैं उसके लिए अलग से। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो इसका।
तो जब आपने ये फोल्डर बनाया, अब इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर सेलेक्ट करना है, एक नई फाइल बना रहे हैं, मान लो टेस्ट डॉट आई पी वाई एन बी, ठीक है। ये IPYNB जो एक्सटेंशन है ये जुपिटर के लिए है, ठीक है। तो इससे अपने कोड एडिटर को पता लग जाएगा कि ये जो फाइल होने वाली है वो जुपिटर की उसमें फॉर्मेट में फाइल होने वाली है। अब ना ये इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। आप कोड पे क्लिक करोगे, एक सेल आ गया, आप फिर से क्लिक करोगे, दूसरा सेल आ गया। जो मैं कह रहा था आपको ब्लॉक्स ऑफ कोड रन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार ये कोड रन कर दिया ना इस वाले सेल का, तो आपको ये रन करने की जरूरत नहीं है, आपको सेकंड करना है, वो ऑलरेडी पाइथन ने रन कर रखा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे कुछ एरर्स आने वाले हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद अपन उन सब चीजों को करते हैं। पहले इसको एरर से पहले आपको सेलेक्ट कर्नल करना है, ये इधर सेलेक्ट कर्नल, ठीक है। उसके बाद पाइथन एनवायरमेंट्स में जाना है, और वो एनवायरमेंट सेलेक्ट करना है जहां पे अपन ने पाइथन 3.12 इंस्टॉल की थी, ठीक है। जैसे कि ये वाला आएगा, ठीक। तो अपन इसको क्या कहते हैं, यूज करेंगे रिकमेंडेड वाले को। अब वो यूज हो गया, अब उस एनवायरमेंट की जितनी शक्तियां थी, यानी जितनी कैपेबिलिटीज थी ना, उन सबको यूज कर सकता है यहाँ पे अपना ये वाला कोड। आप रन करोगे ना, ये ट्राइंगल वाला साइन आ रहा था, इधर से ये रन हो जाता है। अब ना देखो यहाँ पे एक एरर आएगा, कनेक्टिंग टू कर्नल आ रहा है ना, वो एक एरर देगा कि आपके पास आईपाई कर्नल का पैकेज नहीं है, ठीक है। आईपाई कर्नल क्या है, मतलब बेसिकली एक कर्नल क्या होता है, पहले आपको कर्नल बता देता हूँ। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हार्डवेयर और जो आपका सॉफ्टवेयर है, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने। देखो ये एरर आ गया, रनिंग सेल्स विद VNB रिक्वायर्स आईपाई कर्नल पैकेज, है ना। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो ये एरर आया है ना यहाँ। तो ये क्या कर रहा है, कर्नल जो होता है ना, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक बैठा आदमी है जो दोनों को लिंक कराता है। हार्डवेयर को बताता है कि भाई सॉफ्टवेयर ये चाह रहा है, ये करके दो। हार्डवेयर वो कर देता है, फिर वो सॉफ्टवेयर को बताता है कि भाई उसने कर दिया है, ये लो तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाला बंदा आईपाई कर्नल है। तो हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल आईपाई कर्नल, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो, ये एरर आपका हट जाएगा। देखो ये सारी चीजें इंस्टॉल होने लगी, यानी कि वो कर्नल हम इंस्टॉल कर रहे हैं जो यहाँ पे काम आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई जब हमने app.py रन करी थी, उसमें तो ये एरर नहीं आया था। जुपिटर कर रहे हैं तो आ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, जो अपनी app.py है, अपन ने वो एक्सप्लिसिटली पाइथन कमांड से रन करी थी। अपन ने लिखा था पाइथन app.py। पाइथन के पास ऑलरेडी कर्नल होता है उस प्रोग्राम को रन करने का, लेकिन जुपिटर के पास नहीं होता। जुपिटर को हमें इंस्टॉल करके देना होता है कि भाई ये कर्नल है जो आपको यूज करना है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ताकि पाइथन से आप कम्युनिकेट कर पाओ, पाइथन आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाए, है ना। तो ये सारी बैकग्राउंड में चीजें अभी चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का लगभग, ठीक है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, अपन इस वाले प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, प्रिंट 1+1 को, यानी कि अपना आउटपुट आना चाहिए 2। ये बेसिक प्रोग्राम हो गया। और इसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा हेलो पाइथन लर्नर्स वाला। कोई डाउट हो तो किसी को बोल सकता है ना कि यहाँ समझ नहीं आया ये क्या किया था। बाकी अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं अभी। हमें VS स्टूडियो और एनाकोंडा अभी डाउनलोड करना है क्लास के बाद? क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना, कुछ एरर आता है तो बता देना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। वो इतना मतलब आपका हाफ एन आवर ले जाएगा। जब आप एनाकोंडा डाउनलोड करोगे, वो 914 MB के आसपास की फाइल है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। VS कोड में टाइम नहीं लगेगा, VS कोड तो आप अभी हाथ के हाथ भी कर सकते हो। ठीक है सर। नहीं तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की, कोई स्टेप अगर आपको लगता है भूल गए हो तो आप उसको रेफर कर लेना। और कुछ वैसा डाउट आ रहा है, एरर आ रहा है ओके जो सर। समझ नहीं आ रहा है, वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। देखो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट शाश्वत एंड विवेक इज कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन कि हम कुछ कर रहे हैं, वो रीजंस आपको समझ में आने चाहिए। दिस इज अ वन टाइम सेटअप जो आप करोगे, ये हर बार आपको करने की जरूरत नहीं है। पर ये सेटअप क्यों किया जा रहा है, जैसे रजत ने बताया, आईपाई कर्नल की क्यों जरूरत पड़ रही है,
कौन कौन से तरीके से आप पाइथन को रन कर सकते हो, कौन कौन से एनवायरनमेंट्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि कल को आप किसी भी कंपनी में जाओगे, सब पे काम करने का एक अपना स्टाइल होता है। कोई VS कोड यूज कर रहा है, कोई जुपिटर नोटबुक्स यूज कर रहा है, कोई एनाकोंडा यूज कर रहा है। तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये भी ऑप्शंस हैं, बाकी करने से तो आपको आ ही जाएगा। Rajat, for हाँ practice सर। purposes, they can actually use the online Jupyter notebooks as well. हाँ सर, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ना लोकल वाला सेटअप अलग होता है, तो उसमें इन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें इन्हें ये पता लग जाएगा कि चीजें क्या करना है। सेटअप हुआ रखा है, मैं दूसरा फोल्डर खोल के दिखा देता, लेकिन मैं सोच रहा था यही हो जाता, बस हो गया। ठीक है। देखो ये हो गया पूरा सेटअप, यहाँ पे खत्म हो गया। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, ये आपका रन कर जाएगा, और इसी के साथ हमारा एनवायरनमेंट सारा सेटअप हो चुका है, हमें अब और कुछ नहीं करना। ये लास्ट चीज थी जो हमें करनी थी, और इसके बाद आपकी कोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये एरर हट गया, रन हो गया, आउटपुट 2 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, आप जो इन्वर्ट, ये जो कोमा होते हैं ना, डबल कोट्स, जैसे कि अगर आप इंटीजर से काम कर रहे हो तो आपको वो नहीं देने होते। आपको अगर कोई स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग बेसिकली मतलब लाइन देनी है जो कि कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, यानी अल्फाबेट्स का। ठीक है, जो आपको एज इट इज प्रिंट कराने हैं, आप उसके डबल कोट्स के अंदर लिखोगे हेलो। ठीक है, जो भी आप मैसेज लिखना है कुछ भी लिख दो। इसको जब आप रन करोगे तो देखो इधर इसने प्रिंट कर दिया हेलो पाइथन लर्नर्स। अब आपका एक असाइनमेंट है कि असाइनमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको थोड़ा यहाँ पे बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो आपका जो असाइनमेंट है वो है कि देखो ये समरी बता देता हूँ। पाइथन सिंपल पावरफुल वर्सेटाइल आइडियल फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड एआई, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। असाइनमेंट है आपका, प्रिंट करना है आपको एक वेलकम मैसेज एंड बेसिक अर्थमेटिक इन पाइथन। ठीक है, अब बेसिक अर्थमेटिक इन पाइथन आप सोचोगे कैसे करना है, वो एक बार आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने करके ऑलरेडी दिखा दिया है। ये जो 1+1 किया है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन ही हो रहा है यहाँ पे कि 2 हो गया। अब इसको माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक बार रन कर देते हैं, देखो उसका आंसर 0 हो गया। तो ये बेसिक अर्थमेटिक हो जाती है। मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर देना, तो उसमें 1 × 1 तो 1 ही आएगा। ये 1 आ गया है ना। तो ये बेसिक अर्थमेटिक्स हो गए। अब क्या कहते हैं, आपको ना, अगर पहले अगला सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मान लो आपको यूजर से मैसेज लेना है कि यूजर अपना मैसेज एंटर करे और वो प्रिंट कराना है। तो उसके लिए फंक्शन होता है इनपुट। आप एक वेरिएबल लो, जो कि मैंने बताया था, वेरिएबल क्या होता है, कोई भी नाम जिसके अंदर आप उसकी आइडेंटिटी स्टोर करते हो। जैसे मेरा नाम रजत है, ठीक है, अपन ने ऐसी एक ए वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर अपन एक वैल्यू असाइन करेंगे, जो किससे होगी, इनपुट फंक्शन से होगी। इनपुट फंक्शन के अंदर आपको एक मैसेज लिख दो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर कि प्लीज एंटर योर
मैसेज, ठीक है। तो उसके बाद आपने मान लो अब उस ए के अंदर वो मैसेज स्टोर हो जाएगा जो आप एंटर करोगे, ठीक है, यूजर जो एंटर करेगा, और फिर हमें वो ए प्रिंट कराना है, यानी वो मैसेज प्रिंट कराना है जो ए के अंदर स्टोर है, ठीक है। जब आप इसको रन करते हो तो यहाँ ऊपर एक पॉपअप आता है कि प्लीज एंटर योर मैसेज, जो आपने डाला था, ठीक है, वही यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब मान लो मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इधर आप आउटपुट में देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, यानी हमने यूजर से इनपुट लिया और उस इनपुट को हमने प्रिंट कराया, और वो इनपुट हमने कहाँ यूज करा, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल नेक्स्ट सेशन में यानी कल आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो प्रिंट कैसे करना है आपको समझ में आया। कोई भी मैसेज प्रिंट करना है एज इट इज तो डबल कोट्स के अंदर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने तो ऐसे। इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ना आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो वेरिएबल के अंदर भी। जैसे कि ए के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, स्टोर करा लूं 2 × 2, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, एंटर किया प्रिंट ए, जब आप इसको करोगे आंसर आना चाहिए 4, आ गया। यानी कोई भी कैलकुलेशन आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो और उस कैलकुलेशन को फिर आप प्रिंट करा सकते हो आउटपुट में। ये आपका असाइनमेंट रहने वाला है जो कि बेसिक असाइनमेंट है। कुछ चीजें होती हैं पाइथन में जैसे कि कमेंट्स आती हैं, किस चीज के काम आती हैं कि आपको बताने के लिए क्या काम कर रहा है। तो उसके लिए ना 2 तरीके कमेंट होती है। एक कमेंट के लिए आपको लिखना होता है हैश, यानी सिंगल लाइन कमेंट। आपको यहाँ लिख दो कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि ये चीज रन नहीं होगी। आप हैश के बाद जो भी चीज लिखोगे ना, कमेंट जो भी करोगे, वो सिर्फ जो बंदा कोड लिख रहा है उसके समझने के लिए है। पाइथन प्रोग्राम इस चीज को कुछ नहीं मानता, इसको कहेगा कि ठीक है मेरे काम की नहीं है ये लाइन। हैश के बाद जो भी लिखोगे आप रन करोगे, आंसर अब भी 4 ही आएगा, ठीक है। अब मान लो कमेंट बहुत लंबी है, आपको मल्टी लाइन कमेंट्स लिखनी है, उसके लिए आपको 3 कोट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारा कमेंट हो गया। तो उसके लिए आप डबल कोट्स लगा दो, सिंगल कोट्स लगा दो, तो इस तरीके से लगते हैं। एक सेकंड, आप यहाँ कुछ भी मैसेज लिख दो, ठीक है। ये ऐसे किया, अब ये इधर किया, फिर इधर किया, यानी मल्टी लाइन्स, ठीक है। अब वो मल्टी लाइन्स में उसे कुछ नहीं समझेगा, यानी मल्टीपल कमेंट्स हो गए। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए एक लाइन की कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको 3 इन्वर्टेड कोमास पहले ऊपर और फिर बाद में लास्ट में, और उसके बीच आपको जो मैसेज लिखना है आप वो लिख सकते हो। अब VS कोड के अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। एक होता है मार्कडाउन। मार्कडाउन का मतलब वो चीज आपको दिखानी है, एक एम्फसाइज करनी है कि नीचे की चीज क्या एक्सप्लेन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि एडिंग 2 नंबर्स। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करते हो ना, इसके बाद जब आप बाहर आओगे इस ब्लॉक के, Shift+Enter, तो ये यहाँ पे एक तरीके से ये हेडिंग बन गई। हेडिंग लिखने के लिए हम यूज करते हैं मार्कडाउन। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं आज आपको बताने की सोच रहा था। अगर इनमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ लो, बाकी जो आप डिटेल वाला है वो कल जब आप वेरिएबल पढ़ोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो शाश्वत एंड युविक, जब आप ये असाइनमेंट अपना करोगे तो आपने जो काम किया है उसका आप स्क्रीनशॉट एक बार डॉक्यूमेंट में लगा के उसको अपलोड कर सकते हो, या आप अपनी पाइथन फाइल को डाउनलोड करके उसको लगा सकते हो। बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट लगाओ सो दैट वी नो कि आपने क्या किया है और क्या आपका आउटपुट रहा है। दैट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। ओके सर। ओके रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल ओके, होगी? इफ यू हैव एनी, ये रिकॉर्डिंग का लिंक मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा वंस इट इज रेडी। ओके सर। So it takes approximately 1 hour before the recording will be available. तो जैसे ही रेडी होगा मैं व्हाट्सएप में पोस्ट कर दूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। या रजत, यू वर सेइंग समथिंग। ये इस URL पे आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना है, ठीक है। और सब मतलब आपको कोई कांटेक्ट करना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सास फाउंडेशन की। एंड थैंक यू। ठीक है, ये पीपीटी भी मैं व्हाट्सएप में पोस्ट करूंगा। यू विल बी एबल टू सी द लिंक जहाँ पे आपको जाके अपना असाइनमेंट करना है, एंड यू विल आल्सो फाइंड दिस QR कोड। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन LinkedIn,
हमारे व्हाट्सएप चैनल को कनेक्ट करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्ट करो. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस व्हेनेवर you have any doubts. Okay. So Okay, sir. if no more questions, we'll close this session. And looking forward to you in the next session that will be focused on variables and operators of Python. Okay. Thank you, everyone. सर Thank you, Rajat. Yes, you will. इसका सबमिशन कभी होगा? आप सबमिशन देखो, बेस्ट प्रैक्टिस है कि विद इन 72 आवर्स आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दो. अदरवाइज यू कैन सबमिट इट व्हेनेवर यू वांट. फॉर्म में आपको 40 ऑप्शंस हैं सभी सेशंस के असाइनमेंट डालने के. अगर आप फॉर सम रीजंस यू आर नॉट एबल टू डू इट इन नेक्स्ट 72 आवर्स, आप एक हफ्ते बाद भी अपलोड कर सकते हो. बट टू बी डिसिप्लिन्ड और अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि विद इन 72 आवर्स यानी कि नेक्स्ट 3 डेज में आप उस सेशन का असाइनमेंट अपलोड कर दो. छोटे छोटे असाइनमेंट है, सो यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली. ओके.